जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। सर जी किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाले एग्जाम 2024 एग्जाम 2025 के लिए। जो बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 MCQ से 100 से भी ज़्यादा MCQ, ठीक है। मैंने थंबनेल जब बना रहा था तो उसमें मैंने 100 लिख दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, इसे हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास में लगभग 200 से भी ज़्यादा प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, रट लीजिए, यही सभी प्रश्न आने वाले हैं, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, जो बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, याद रखिएगा आपका 28 नवंबर, कितना, 28 नवंबर 2024 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। तो जो भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस मॉडल पेपर को, ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा एक, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर इस क्लास को सभी बच्चों के पास पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि एक भी बच्चे का बैक ना लगने पाए, ये आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं और किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में देखें, अगले महीने में दिसंबर से आप लोगों को एग्जाम शुरू हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। तो आप लोगों का 28 तारीख को है, 28 नवंबर 2024 को। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का दिसंबर से शुरू हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी आपका दिसंबर से शुरू हो जाएगा एग्जाम। MSU जो माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी है, ये भी आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा, जल्दी होने वाला है, क्योंकि अभी किसी का भी डेट शीट नहीं आया है, केवल न्यूज आ रहा है, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां आप लोगों के माइनर एग्जाम होने वाले हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है उसके लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, और भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बात करें इसमें आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। कहने का मतलब है साथियों, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ कहीं भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं या इससे संबंधित अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, MSU है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका एडमिट कार्ड पर जो पेपर का नाम है वो सही से लिखा रहना चाहिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आज की क्लास। देखें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जेवंश के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु में निहित श्रम के अनुसार निर्धारित होता है, या फिर उपयोगिता के अनुसार, या फिर विनिमय मूल्य के अनुसार। तो जेवंश के अनुसार किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो उपयोगिता के अनुसार आधारित होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, जेवंश के अनुसार वस्तु की कुल उपयोगिता मापनीय होती है, अमापनीय होती है, या फिर वस्तुनिष्ठ होती है। तो जेवंश के अनुसार जो वस्तु की कुल उपयोगिता होती है ये मापनीय होती है दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। जेवंश का अंतिम उपयोगिता के अनुपात का सूत्र निम्नलिखित है। यानी जो जेवंश महोदय ने जो उपयोगिता के अनुपात का सूत्र दिए थे, उसका सूत्र कौन सा है। तो उसका सूत्र है पहला वाला, P1 ब्रैकेट में छोटा a माइनस कैपिटल बड़ा X, ठीक है, अपॉन Y इक्वल टू Y अपॉन X इक्वल टू P2X अपॉन B माइनस Y, ठीक है। आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान से इसे देख लेंगे, अच्छे से इसे देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह से आपको शानदार तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे। चले अगला प्रश्न आपका क्या है, जब सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं तो उसे कहते हैं। जब सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आंशिक साम्य, सामान्य साम्य, या व्यष्टि साम्य, क्या कहा जाएगा बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं तो उसे सामान्य साम्य कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो कौन थे भैया। बिल्कुल, इसमें कार्ल मेजर थे,
वान बीजर थे और बाम बावर्क। ये तीनों आपके सामंतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कार्ल मेजर ने, वान बीजर ने या बाम वावर्क ने? बताइए। वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वस्तुओं के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये आपके किए थे कार्ल मेजर महोदय ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, कार्ल मेजर महोदय। अगला प्रश्न आपका क्या है, सोशल इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक थे। तो सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? अच्छा, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सही है, बड़ा रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चले, सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक थे। सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है भैया? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो वीजर महोदय हैं ये सोशल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सीमांत युग्मों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीमांत युग्मों के सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, बाम बावर्क ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? चले, जैसा कि मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो इनमें से संबंधित, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी या इससे अपलेटेड या इससे संबंधित किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए, बशर्ते आपके सिलेबस का नाम सही होना चाहिए। चले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसमें। चलिए पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, गांधी जी निम्नलिखित में से किसके पक्ष में नहीं थे? तो गांधी जी बड़े पैमाने के उद्योग के पक्ष में नहीं थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखिए, गांधी जी खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम नहीं था? गांधी जी के खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम नहीं था? तो मिल के कपड़े को प्राथमिकता देना, ये नहीं था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, गांधी जी के आदर्श गांव की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनके आदर्श गांव की विशेषता नहीं है आधारभूत उद्योग। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गांधी जी के अनुसार भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, ये आपका कथन गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, गांधी जी पक्ष पोषक थे किसके? व्यक्तिवाद के, स्वतंत्रतावाद के, आध्यात्मिकता के या फिर सभी के? किसके पक्षपाती थे भैया? बिल्कुल, गांधी जी उपर्युक्त सभी के, आध्यात्मिकता के, स्वतंत्रता के और व्यक्तिवाद के। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, बड़े पैमाने के उत्पादन की कौन सी हानि नहीं है? तो कृषि में उत्पादों का प्रयोग। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, फेमिनिस्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फेमिनिस्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. दत्त। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए रिवीजन क्लास है तो केवल हम लोग डायरेक्ट देखते चलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, बाकी सारे क्लासेस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है? धर्म से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कौटिल्य के अनुसार धन की विशेषता है। तो इनके अनुसार धन की विशेषता जो है वास्तविकता है, वो उपभोगशीलता है और हस्तांतरणशीलता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है आपका, कौटिल्य ने किस प्रकार की मजदूरी का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 14 आपका, कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए कितने सिद्धांत बताएं? तो कुल 3 सिद्धांत बताएं इन्होंने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले
तीन सिद्धांत यह कौन कौन सा है? कौटिल्य ने जो बताए थे, धर्म, बुद्धि और न्याय। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांत बताए हैं जो इस प्रकार है। पहला है धर्म, यह धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों पर आधारित है जो राजा और प्रजा दोनों के लिए आवश्यक है। बुद्धि, यह राज्य की आर्थिक समृद्धि और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है। न्याय, यह न्यायिक प्रणाली और दंड व्यवस्था पर केंद्रित है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रावधान है। चले अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कौटिल्य के अनुसार? तो देखिए, कौटिल्य के अनुसार बाहर से आने वाली वस्तुओं की कीमत पर 20% लाभ निर्धारित करना ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपके सारे सही हैं, इसे मैंने अगले क्लास में कराया था, बाकी सभी को मैंने समझा रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थिरुकुराल पुस्तक के भाग हैं। तो थिरुकुराल पुस्तक के साथियों कुल 3 भाग हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देख लेते हैं थिरुकुराल पुस्तक के 3 भाग कौन कौन से हैं। देखें, पहला भाग है अर्थुपाल। ठीक है, पहला भाग है अर्थुपाल यानी धर्म, दूसरा है पोरुटपाल, ठीक है, यानी अर्थ, और तीसरा भाग है आपका इनबापाल यानी काम। अब चलिए इनके बारे में देख लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से, ये सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, बस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स और पीडीएफ फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, चले, थिरुकुरल एक तमिल काव्यशास्त्र ग्रंथ है जिसे संत तिरुवल्लुवर ने रचा था। यह पुस्तक नैतिकता, जीवन दर्शन अ, और आपके आचरण से संबंधित श्लोकों का संग्रह। मैं ये बताने वाला था कि अगर आपके एग्जाम में पूछेगा थिरुकुरल पुस्तक को किसने लिखा है, तो तिरुवल्लुवर ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कुल 1330 दोहे हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है धर्म यानी अर्थुपाल, यह भाग जीवन के नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें 38 अध्याय और 330 कूरल यानी श्लोक हैं। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता, धर्म और सद्गुणों पर चर्चा की गई है। दूसरा और तीसरा क्या है आपका? दूसरा है पोरुटपाल यानी अर्थ, यह भाग राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें 70 अध्याय और 700 कूरल हैं। इसमें राज्य का प्रबंधन, नेतृत्व गुण, युद्ध, मित्रता और जीवन के व्यवहारिक पहलुओं का वर्णन किया गया है। तीसरा है इनबापाल यानी काम, यह भाग प्रेस और जीवन की भावनात्मक और पारिवारिक पक्षों पर आधारित है। इसमें 25 अध्याय और 250 कूरल हैं। इसमें प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, इन तीनों भागों के माध्यम से थिरुकुरल एक संपूर्ण जीवन मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में उभरता है जो मनुष्य को नैतिकता, व्यवहार और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषा आर्थिक विचारों के विकास के आलोचनात्मक विवरण के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा दी है प्रोफेसर हेने महोदय ने दी है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखें, आर्थिक विचार आर्थिक इतिहास द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये कथन आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी कथन आपके राइट हैं, जो राइट है उसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, एकात्मक मानववाद के प्रणेता थे। एकात्मक मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक ही नहीं वरन मन, युद्ध एवं आत्मा का विकास है, यह कथन किसका है? यह कथन दीनदयाल उपाध्याय का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार दीनदयाल उपाध्याय का है? तो देखें, एकात्म मानववाद भारत में आर्थिक नीति निर्धारण के 5 सोपान हैं। भारत में औद्योगिकरण से पहले कृषि का विकास होना चाहिए, ये सभी ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रोफेसर जेके मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या है, इच्छाओं के लोभ संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक थे, कौन थे? बताने का प्रयास करेंगे, जेके मेहता हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, व्यक्ति को सुख का अनुभव तब प्राप्त होता है जब उसकी आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन जेके मेहता का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है,
अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जे.के. मेहता का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। प्रोफेसर मेहता आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बिल्कुल राइट है। प्रोफेसर अच्छा ये पूछता है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर मेहता, ठीक है। प्रोफेसर मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर थे, बिल्कुल ये भी आपका राइट है। प्रोफेसर मेहता का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था, ये गलत है। प्रोफेसर मेहता की मृत्यु 1980 में हुई थी, ये भी राइट है। यानी सी ऑप्शन आपका कथन सत्य नहीं है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखें इसमें अगला प्रश्न है आपका, अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो देखिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी के भी थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी अमर्त्य सेन क्या थे? प्रोफेसर थे। इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, जगदीश भगवती वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं? तो यह अमेरिका के नागरिक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 31 है, प्रोफेसर जगदीश के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, चलिए देखने का प्रयास करेंगे कौन सा कथन सत्य है भैया प्रोफेसर जगदीश को लेकर के। तो उनका जन्म 1934 में एक गुजराती परिवार में हुआ था, बिल्कुल राइट है। उनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, बिल्कुल ये भी राइट है आपका। उन्हें वर्ष सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी राइट है। यानी उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। अच्छा पूछता भी है कि प्रोफेसर जगदीश भगवती को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में, ठीक है। चले उनका जन्म कब हुआ था? 1934 में, कहाँ? गुजराती परिवार में, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, कौटिल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को देखें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ठीक है, एक नाम और है इनका कौटिल्य, हाँ ठीक है कौटिल्य। अच्छा आपके एग्जाम में पूछता है, ये दोनों आपके राइट है। आपके एग्जाम में ये एक प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, लेकिन कभी भी आपके एग्जाम में चाणक्य का नाम देता ही नहीं है, डायरेक्ट आपके कौटिल्य लिख करके देता है, ठीक है। कभी भी आपका चाणक्य नाम लिखा ही नहीं आज तक, मैंने जितनी बार पढ़ाया है, जितनी बार क्वेश्चंस में आया है, वो कौटिल्य ही लिख करके देता है, ध्यान रखेंगे, इन्हीं का नाम है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, कौटिल्य के समय में सार्वजनिक व्यय की मदें थीं, यानी सार्वजनिक व्यय की मदें क्या थीं आपकी कौटिल्य के समय में? तो प्रतिरक्षा व्यय था, प्रशासनिक व्यय था और सरकारी भंडारों की सुरक्षा भी थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, वैल्यूअर के अनुसार संपन्न समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो आर्थिक संसाधन का सृजन होना चाहिए, आध्यात्मिक नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है, और नैतिक नियमों का अनुपालन होना चाहिए, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, वैल्यूअर समर्थक थे, तो जो वैल्यूअर हैं ये संतुलित व्यय नीति के समर्थक थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वैल्यूअर के अनुसार कर के अतिरिक्त राज्य के राजस्व का स्रोत है, तो रीति रिवाजों पर अर्जित आय, पराजित शत्रुओं द्वारा अदा की गई धनराशि, ये दोनों। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, प्रवाह या फिर निर्गम, ठीक है, निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या फिर प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब चुने गए? तो ये चुने गए थे 1892 1892 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में निम्न में से किसका समावेश किया है? तो भारत में अंग्रेजों के शोषण का तर्कपूर्ण विवेचन किया है, भारतीय वित्त की समस्याओं का वर्णन किया है, बिल्कुल, निर्गम सिद्धांत के प्रतिपादक भी यही हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले अगला प्रश्न है इसमें आपका, रोमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था। रोमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था, कब हुआ था यह बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 1848 में, 1848। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक आरसी दत्त थे? तो आरसी दत्त भारत का आर्थिक इतिहास इन्हीं का पुस्तक है, भारत में दुर्भिक्ष ये भी इन्हीं की पुस्तक है, विक्टोरिया काल में भारत ये भी इन्हीं की पुस्तक है। डी ऑप्शन आपका राइट है इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, रोमेश चंद्र दत्त के अनुसार, यानी आरसी दत्त इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, आरसी दत्त, आरसी दत्त इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। रोमेश चंद्र दत्त के अनुसार भारत में कृषि की दुर्दशा का कारण था, क्या था? तो भूमि पर कर का भार यानी टैक्स का भार था, सिंचाई की सुविधा का अभाव था, बिल्कुल, ए और बी दोनों राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 45 क्या है आपका, ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का कारण था। तो देखें, खेती की दुर्दशा थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ना ही हमारे पास ऐसी कोई खाद वगैरह थी, गोबर की खाद से हम लोग खेती करते थे, ठीक है, प्राचीन काल में, प्राचीन यानी ब्रिटिश काल में, ठीक है। कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया था, अधिक एवं कष्टदायी भूमि कर थी, यानी टैक्स था, ठीक है, ज़्यादा टैक्स होता था उस समय, और जो जमींदार होते थे बहुत ही बदतमीज टाइप के आदमी होते थे सब, ठीक है, किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। ये इनमें से सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर प्रश्न है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया के लेखक थे। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श थे। तो इनके आदर्श थे कबीरदास, गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फूले। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के सभापति थे? तो ये संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा, अच्छा जो बच्चे हैं यहाँ के आगरा के बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, MSU के बच्चे हैं, सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में N गोपालस्वामी, अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी शामिल थे। इसमें अगला प्रश्न है, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर निम्नलिखित में से किसने शोध किया था? तो किसने शोध किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना 1955 में की थी, 1955 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न इसमें क्या है, भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति की रचना किसने की थी? भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति की रचना किसने की थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपका अगला प्रश्न, पीगू का जन्म किस सन में हुआ था? ठीक है, जो पीगू महोदय हैं इनका जन्म किस सन में हुआ था बताने का प्रयास करेंगे। चले
पीगू का जन्म किस सन में हुआ था? तो जो पीगू महोदय हैं इनका जन्म हुआ था सन 1877 में, 1877 में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ वेलफेयर की कृति किसने लिखी? यानी ये जो पुस्तक है वेल्थ एंड वेलफेयर, ये किसने लिखी है? तो ये पीगू महोदय ने लिखी है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। मिल ने अर्थशास्त्र को माना विज्ञान व कला दोनों, केवल विज्ञान माने हैं, केवल कला माने हैं या फिर आश्रित विज्ञान माने हैं? मिल ने अर्थशास्त्र को क्या माना है? तो इन्होंने अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों माना है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल पर किस विद्वान का प्रभाव अधिक पड़ा? हिग्स का, किन्स का, कवि कोलरिज का या फिर मार्शल का? बिल्कुल देखिए मार्शल महोदय का सबसे ज़्यादा प्रभाव जे.एस. मिल पर पड़ा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखें अगला प्रश्न है आपका, संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल देखिए क्वेने महोदय ने दिया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार करों का भुगतान किया जाना चाहिए। करों यानी टैक्स का, ठीक है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जो टैक्स है इसका भुगतान किया जाना चाहिए उत्पादन से, आय से, शुद्ध उपज से या फिर संपत्ति से। तो इसका जो भुगतान है ये शुद्ध उपज से किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रकृतिवादी उत्पादक वर्ग में शामिल करते हैं, कृषकों को शामिल करते हैं, उद्योगपतियों को, शिल्पकारों को या भूस्वामियों को? तो जो प्रकृतिवादी उत्पादक होते हैं ये जो वर्ग होते हैं ये आपके कृषकों को शामिल करते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, उत्पादक व्यवसाय की दृष्टि से वाणिज्यवादियों का क्रम था, यानी जो उत्पादक व्यवसाय है, ठीक है, उसकी दृष्टि से वाणिज्यवादियों का क्रम था, कैसा था इनका क्रम बताने का प्रयास करेंगे सभी। देखें बिल्कुल, देखिए पहले इनका विदेशी व्यापार था, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर वाणिज्यवादियों ने जोर नहीं दिया? लघु उद्योग पे, अधिक जनसंख्या पे, निर्यातक उद्योग पर या फिर मुद्रा पर? किस पर वाणिज्यवादियों ने जोर नहीं दिया है? तो बिल्कुल देखिए लघु उद्योग पर इन्होंने जोर नहीं दिया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार वाणिज्यवादी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा विचारक, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, इन चारों में से कौन सा जो विचारक है ये वाणिज्यवादी नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जे चाइल्ड ये आपके वाणिज्यवादी विचारक है, रिचर्ड कैटिलियन ये भी आपके वाणिज्यवादी विचारक है, थॉमस मन ये भी आपके वाणिज्यवादी विचारक है, लेकिन एडम स्मिथ आपके वाणिज्यवादी विचारक नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इनका नाम मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया है, ध्यान रखेगा, ये भी पूछेगा आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा इसलिए, ठीक है। चले अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद वाणिज्यवाद से संबंधित नहीं है? काल्बर्टवाद, धातुवाद, प्राकृतिकवाद या फिर कैमलरवाद? बताइए कौन सा, इन चारों में से कौन सा वाद है जो आपका वाद वाणिज्य से संबंधित नहीं है? देखें वाद वाणिज्यवाद से संबंधित हैं आपके काल्बर्टवाद, प्राकृतवाद और धातुवाद। जो कैमलरवाद है ये आपका वाद वाणिज्य से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, वाणिज्यवादी विचार प्रचलित रहे। तो वाणिज्यवादी जो विचारधारा के व्यक्ति हैं ये आपके 16 से 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, प्रचलित थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है आपका, देखिए प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार आर्थिक समस्या इसलिए जन्म लेती है ताकि ताकि आवश्यकताओं को सीमित किया जा सके, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और ये जो प्रश्न आपका दिया है अगला वाला, ये प्रश्न आपका गलत पूछा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत नहीं है, सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस तरह से प्रश्न यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्योंकि जो अमर्त्य सेन है
इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा किए बिना कल्याणकारी आर्थिक विचार संबंध है, क्या संभव हो पाएगा? नहीं संभव है। ठीक है, संयुक्त परिवार भारतीय जीवन पद्धति का आधार है, ये भी आपका गलत है। देखिए, भारत में विश्वव्यापीकरण से लाभान्वित होने के लिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है, यह भी आपका गलत है। ठीक है, देखें ये वाला आपका राइट है, क्योंकि जो अमर्त्य सेन है इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित है इनके विचार में? तो इनके विचार में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और कृषि विकास का कार्यक्रम, ये सभी सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो उसमें देख लीजिएगा क्लास 3 कौन है। मैंने आपके 4-5 क्लास कराए हैं, उसमें देख लीजिएगा क्लास 3 कौन सा है। क्लास 3 को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि महासंग्राम रिवीजन क्लास में क्लास 3 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, उसे अलग से रख दूँगा। ठीक है, तो क्लास 3 को अवश्य जाकर आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, कुर्मों का जन्म कब हुआ था? तो जो कुर्मों हैं इनका जन्म हुआ था 1801 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें आपका, जर्मन अर्थशास्त्री गोसेन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जर्मन अर्थशास्त्री हर्मन हेनरिक गोसेन का जन्म 7 सितंबर 1810 को हुआ था। सीमांत उपयोगिता के सामान्य सिद्धांत को विस्तार से प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। गोसेन का पहला नियम घटित सीमांत उपयोगिता की अवधारणा है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि से अतिरिक्त संतुष्टि कम होती है। अगला प्रश्न है आपका, बिक्सेल का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1861 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इनके बारे में जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनका परिचय है, बिक्सेल का जन्म 20 दिसंबर 1861 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। इसमें अगला प्रश्न है, फीसर का जन्म कब हुआ? फीसर का जन्म हुआ था 1867 में, 1867 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1867 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, और ये आधुनिक अमेरिकी अर्थशास्त्री में अग्रणीय कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे सामान्य साम्य कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें आपका, सीमांतवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे? तो कार्ल मेंजर, वान वीजर और बावर्क थे। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रश्न मैंने आपको आगे पढ़ाया है। ठीक है, देखें कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। वस्तुओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? कार्ल मेजर ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। कोई बात नहीं, अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारे लिए ही फायदा है। सोशल इकोनॉमिक्स के लेखक थे, तो इसके लेखक हैं वीजर, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी भी देखते चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीमांत युग्मों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने? बावर्क ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। रिवीजन क्लास इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। श्यूम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था रहती है तो स्थिर अवस्था में रहती है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कारण है? तो नव प्रवर्तन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, शुम्पीटर ने पूंजीवादी विकास की चक्रीय प्रक्रिया की कितनी अवस्थाओं को स्वीकार किया है? तो 3 अवस्थाओं को। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवाद के पतन के कारण हैं? तो पूंजीवाद के पतन के कारण है उपक्रमी के कार्य का महत्व समाप्त होना, संस्थानिक ढांचे का विघटन और बुर्जुआ परिवार का बिखरना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 का है, पीगू का जन्म किस सन में हुआ? पीगू का जन्म हुआ था सन 1877 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, वेल्थ एंड वेलफेयर कृति किसकी है? तो ये जो कृति है पीगू महोदय की है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना की है? तो ज्वार भाटे से की है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है,
नव प्रतिष्ठित का श्री गणेश कीर्थ अर्थशास्त्री ने किया था, यानी नव प्रतिष्ठित जो है इसका आरंभ किसने किया था? मार्शल ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है? उत्पादन समता नियम का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया? उत्पादन समता नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मार्शल ने दिया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। उत्पादन समता का जो विचार है किस अर्थशास्त्री ने दिया? मार्शल महोदय ने। अगला प्रश्न क्या है? मार्शल ने धन की अपेक्षा किसे महत्व दिया? तो इन्होंने धन की अपेक्षा समाज को ज़्यादा महत्व दिए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, वस्तु के मूल्य निर्धारण में मार्शल ने बाजार को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न इसमें कौन सा है? निम्नलिखित में से मिल का कौन सा परंपरावादी विचार नहीं है? तो मिल का उत्तराधिकार के नियमों पर जो प्रतिबंध है, ये मिल का परंपरावादी विचार नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, जेम्स मिल अंत में किस विचारधारा से प्रभावित हुआ? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, मिल के अनुसार लगान पर अधिकार होना चाहिए। तो इनके अनुसार लगान पर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, मिल ने मजदूरी की दर में वृद्धि के उपाय सुझाएं। तो इन्होंने श्रमिकों की संख्या में कमी को सुझाव दिया था, मजदूरी कोष में वृद्धि की जाए, ये भी आपके ये कहे गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मजदूरी, मिल ने मजदूरी की दर में वृद्धि के उपाय दोनों बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मजदूरी की दर जो होती है ये श्रमिकों की संख्या या फिर मजदूरी के बराबर नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी ये आपका गलत है। प्रश्न नंबर 26 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन है। तो यह कथन जेबी से का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ देख लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट ने कहा था, यानी जेबी से ने कहा था। ठीक है, से के मुताबिक पूर्ति और मांग हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है, खुली अर्थव्यवस्था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, से के बाजार नियम के प्रमुख आलोचक हैं। तो किन्स है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार वस्तु के मूल्य का आधार है। तो इनके अनुसार वस्तु के मूल्य का आधार श्रम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, मार्क्स का अतिरेक मूल्य है। मार्क्स का अतिरेक मूल्य है प्रयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, श्रमिकों का शोषण करने के लिए पूंजीपति उपाय अपनाता है। तो यह स्त्री व बाल श्रमिकों को काम दे करके, कार्य के घंटों में वृद्धि करके और अधिकतम मशीनों का उपयोग करके। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, सिसमांडी समर्थक थे। तो जो सिसमांडी हैं ये हस्तक्षेप के समर्थक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, सिसमांडी ने विशेष ध्यान दिया, किस पर विशेष ध्यान दिए? उपभोग और वितरण पर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अति उत्पादन का कारण सरकारी हस्तक्षेप है, यह कथन आपका गलत है। बाकी कथन आपके राइट हैं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण है, पूंजी के संकेंद्रण से श्रमिकों की आय घटती है और सिसमांडी ने आगमन प्रणाली को अपनाया है, ये भी आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द कॉमर्शियल। ठीक है, ठीक है, चले ठीक है, द कमांडर्शियल वेल्थ का प्रकाशन हुआ। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1803 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक संकट का कारण नहीं है? तो देखिए, मांग और पूर्ति में अगर संतुलन रहेगा तो आर्थिक संकट नहीं आएगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या प्रतियोगिता का दोष नहीं है? तो देखिए, प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति में संतुलन, तो आपका क्या है? प्रतियोगिता का दोष नहीं है इसमें। डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है आपका, माल्थस की 1803 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम है? तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार है? तो उत्पत्ति वृद्धि नियम का आधार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपके, माल्थस के अनुसार जब खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कहलाते हैं, नैसर्गिक प्रतिबंध कहलाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित जनसंख्या गति से बढ़ती है? तो यह ज्यामितीय गति से बढ़ती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, अति उत्पादन का कारण है? अति उत्पादन का कारण क्या है? तो प्रभावी मांग में अगर कमी होगी तो अति उत्पादन का कारण यही है, ठीक है। अति उत्पादन कारण क्या है? प्रभावी मांग में कमी, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है, माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री कहने का मुख्य कारण क्या है? तो लाभ संबंधी विचार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आत्मसंयम प्रतिबंध अवरोधक है, यह आपका कथन गलत है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी जनसंख्या लगभग 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ये भी राइट है। कृषि में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है और माल्थस के सिद्धांत का गणितीय रूप दोषपूर्ण है, ये भी राइट है। अगला प्रश्न क्या है, रिकार्डो के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है? तो ये उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।